देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। मैग्नेटाइजेशन किसी सब्सटेंस का, उसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा एम नेट डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में मैग्नेटाइजेशन डिफाइंड है, उसका यूनिट भी हमने देखा था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो अंदर में, मतलब जैसे जहाँ पे जो फील्ड अप्लाई किया गया है वो सब्सटेंस के मैग्नेटाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि अंदर में कितना फील्ड होगा। ठीक है, ये दूसरा इंफॉर्मेशन। एक चीज़ और है इसमें जानने की कि जो हमारा मैग्नेटाइजेशन है किसी सब्सटेंस में, कितने डोमेन्स एक तरफ अलाइंड है, कितना उसमें नेट डाइपोल मोमेंट मिल रहा है वो बताता है। और कितना डाइपोल मोमेंट किसी सब्सटेंस में मिलेगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इस रीजन में मैंने बताया आपको कि जो नेट फील्ड है बी, वो डिपेंड करता है, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, सब्सटेंस के मैग्नेटाइजेशन पे। अब मैं उल्टा चीज़ बता रहा हूँ, ये नेट फील्ड है बी जो डिपेंड करता है मैग्नेटाइजेशन पे। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि उस रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। बी नॉट ओरिजिनल, ये बी है, ये बी नॉट है। समझ रहे हो डिफरेंस दोनों में? हाँ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सोलेनॉइड ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सोलेनॉइड ले लिया, तो आपको पता होगा कि सोलेनॉइड का जो फील्ड होता है ओरिजिनल वो होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन होता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें म्यू नॉट के अलावा जो टर्म है, ठीक है, म्यू नॉट के अलावा जो टर्म है उसको एच से दिखाया जाता है, कैपिटल एच। इसको कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या बोला जाता है इसको? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब जो ओरिजिनल फील्ड है बी नॉट, उसको आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एच। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ये किसी और का फील्ड भी हो सकता है, म्यू नॉट के बाद कुछ और होगा कॉम्प्लेक्स सा टर्म, तो वो जो भी होगा म्यू नॉट के अलावा वो उस सब्सटेंस, मतलब उस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया गया, अब देखिए चेंज क्या किया गया। अब क्या करिए, स्टेप वन क्या है कि अभी तो अंदर में फील्ड बी, बी नॉट, ये फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई। अंदर में अभी कुछ नहीं था, फ्री स्पेस था। ठीक है, अंदर में क्या था, फ्री स्पेस था, या वैक्यूम जिसको कहते हैं, उसके लिए फॉर्मूला वैलिड होता है। ठीक है, अब क्या करिए, अंदर में ये जो स्पेस है इसमें कोई सब्सटेंस घुसा दीजिए। ठीक है, इंसर्ट अ सैंपल, insert a sample inside the solenoid। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। मान लीजिए वो ग्रीन कलर का कोई मटेरियल हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, इसके ऊपर सोलेनॉइड वाइंड कर दिया गया। काफ़ी सारे टर्न्स हैं, हम कुछ टर्न ही दिखा पा रहे हैं डायग्राम में। ठीक है, अब जहाँ पहले फ्री स्पेस था, अब अंदर में कोई मटेरियल आ गया, ये देखिए। ठीक है, ये कोई मटेरियल ले लेते हैं, या जो सैंपल हम लोग ऊपर कह रहे थे। ठीक है, तो इस मटेरियल को अलग से बना लेते हैं। इस मटेरियल का अपना एक मैग्नेटाइजेशन होगा, होगा ना, एम नेट पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन थ्योरी ये कहती है कि अब क्या है, पहले ये बस ऐसे अकेला रखा हुआ था, लेकिन अब ये सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है।
ठीक है। तो इसका मैग्नेटाइजेशन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? जो ये जिस मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड में आप रखे हैं उसका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है H, ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है H उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये मैग्नेटाइजेशन। अब जो इसका मैग्नेटाइजेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? जिसके फील्ड में आप रखे हैं। अभी आप सोलेनॉइड का रखा हुआ है, सोलेनॉइड का ऊपर हम आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताए हैं, H क्या होता है? H क्या हो जाएगा बताइए? सोलेनॉइड के लिए H क्या हो जाएगा? N टाइम्स I हो जाएगा ना। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड हो गया। तो जब इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया तो इसका मैग्नेटाइजेशन ही चेंज हो गया। जब इसका मैग्नेटाइजेशन चेंज हो जाएगा तो जो अंदर में फील्ड है, अंदर में ये जो पहले फील्ड, जब कुछ भी नहीं रहता था तो अंदर में फील्ड कितना रहता था? बी नॉट म्यू नॉट एच, ये ना रहता था। अब जब अंदर आप मटेरियल घुसा दिए तो अंदर में जो फील्ड है वो चेंज होकर के बी हो जाएगा, और बी ऑब्वियसली बी नॉट से बड़ा हो जाएगा। और इस बी में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, एक तो इसके खुद के मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ये वाला, और एक इस मैग्नेटाइजेशन का भी कंट्रीब्यूशन होगा। दोनों के वजह से ये फील्ड बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाया जाए? तो ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है, इसको इक्वलिटी में लाने के लिए एक कांस्टेंट लाया जाता है जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। X जैसा दिखता है ये वेरिएबल, ठीक है। ये क्या हो गया? ये इस सैंपल का ससेप्टिबिलिटी हो गया। ससेप्टिबिलिटी मतलब, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि ये कितना इससे अफेक्टेड होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। इस X को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये जो ग्रीन वाला मटेरियल आपने घुसाया है सोलेनॉइड के अंदर, उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। ससेप्टिबिलिटी मतलब वो कितना अफेक्टेड होता है इस फील्ड से जिसका ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी H दिया हुआ है ना। लॉजिकल बात बताइए, ठीक है। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पहले म्यू नॉट H था वो मैग्नेटिक फील्ड अब B हो जाएगा, और B क्या होगा? म्यू नॉट H तो पहले से था ही, इसमें जो पार्ट एडिशन होता है इसके वजह से उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू नॉट M, ठीक है। कैसे दिखाया जाता है उसको? म्यू नॉट M ऐड करके। ये पार्ट जो है ये किसके वजह से है? ये इसके वजह से है कि आपने सोलेनॉइड के अंदर का मटेरियल को फ्री स्पेस नहीं रहने दिया, बल्कि वहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल घुसा दिया है जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये है X। समझ में आ रहा थ्योरी? तो देखो म्यू नॉट H तो है ही, प्लस म्यू नॉट M को हम ये लिख सकते हैं अपने डेफिनेशन से, ऐसे ही हमने डिफाइन ही किया है, ये हमारा डेफिनेशन। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे हमारा खुद का मैग्नेटाइजेशन कैसे निर्भर करता है वो ये बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप X इंटू H लिख दीजिए, तो म्यू नॉट H दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा, दोनों के पास अंदर में क्या रह जाएगा? 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है अब इसके अंदर वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट H नहीं रह जाएगा बल्कि 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी टाइम्स हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है ना। हाँ ठीक है। ये जो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी है, देखिए ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। मतलब मैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का दोनों का यूनिट क्या होता होगा? सेम। सेम, ठीक है। तो ये जो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी है इसको कहा जाता है
म्यू आर। ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस है जो आपने सोलेनॉइड के अंदर डाला है, सोलेनॉइड या जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर डाला है, इसको म्यू आर कहा जाता है। म्यू रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा अंदर में, म्यू नॉट म्यू आर एच। ठीक है, इस म्यू नॉट म्यू आर को भी कभी कभी म्यू टाइम्स एच लिखा जाता है। ठीक है, म्यू नॉट म्यू आर को म्यू लिखा जाता है। म्यू क्या हो गया, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। मतलब डायरेक्टली अगर परमिएबिलिटी दिया हुआ है मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 3.5 है। ठीक है, 3.5 दिया हुआ है म्यू, मतलब ये डायरेक्ट आपको दे दिया है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, अलग अलग करने का जरूरत नहीं है। और अगर अलग अलग देगा तो आपको दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, म्यू नॉट को भी म्यू आर को भी। ठीक है, ये रिलेटिव है, रिलेटिव टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। तो ये थ्योरी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्स की। ठीक है, एक बार फिर से बता दें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी सब्सटेंस का क्या होता है, मान लीजिए ये सैंपल है। ठीक है, ये सब्सटेंस ए है, ये सैंपल है। अब इसको इस रीजन में रखा गया, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, तो इस बी नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग म्यू नॉट एच अगर करें तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी मिलेगा ना आपको। मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला बी नॉट बाई म्यू नॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से ये एक्सटर्नल एजेंट हो गया, इस एक्सटर्नल एजेंट के वजह से इस सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। ये ससेप्टिबिलिटी उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इट्स ओन प्रॉपर्टी, ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये उसका मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा फॉर द सैंपल, फॉर द सैंपल ए। मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, magnetic susceptibility of a substance represents its property of getting magnetization proportional to the external magnetic intensity। जो external magnetic intensity है उसके corresponding वो खुद कितना मैग्नेटाइज होता है उसको बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इसके वजह से जो ये फील्ड बी नॉट था वो इनसाइड द मटेरियल, मतलब अंदर में, इसके अंदर में वो बी नॉट नहीं रह जाएगा बल्कि वो बढ़ के बी हो जाएगा। और उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप, उसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू, देखो 1 प्लस हो गया मतलब ऑब्वियसली ये बढ़ गया है। ठीक है, ये अंदर वाले टर्म को म्यू आर कहा जाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। मतलब जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एच नहीं हो जाएगा बल्कि म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच रह जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर, ये देखो ये 0 है, ये 1 है और ये लार्जर वैल्यूज हैं इस तरफ। ठीक है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का निगेटिव होता है। कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा, एग्जांपल आपको बुक में मिलेगा, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हल्का निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव होता है मतलब यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कैसी वैल्यू आ जाएगी, हल्की सी
निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव हो गया है। डायमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होगा जो वीकली रिपेल करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। अच्छा, अभी तक जो हम लोग ये थ्योरी पढ़ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, इसका मतलब हम लोग कैसा मटेरियल पढ़ रहे थे? ये जो मटेरियल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है कि रेजिस्ट कर रहा है, बताइए अभी तक जो पढ़े उसके हिसाब से। सपोर्ट कर रहा है। अभी तक वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा नहीं होगा, वो उसको रिपेल करेगा। मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मान लीजिए मैग्नेटाइजेशन m था ओरिजिनल उसका, और आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अप्लाई किया, तो पता है इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक जो थ्योरी पढ़ रहे थे उन सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता था, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है इसके अंदर ज़्यादा जाएंगे ही नहीं, वो ऐसे कर्व होके निकल जाते हैं, समझ रहे हैं? वो इसके अंदर जा करके मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएं ऐसा उनका हिम्मत नहीं होता है। ऐसा मटेरियल क्या कहा जाता है? डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड ना के बराबर होता है, ये उसको रिपेल करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ डायमैग्नेटिक मटेरियल बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे? ये ऐसे बनाएंगे, आप एक मटेरियल लेंगे और उसके अराउंड दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे बाहर से निकल जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर जाना चाह रहा है, समझ रहे हैं आप? तो उसको छोड़ के अब चला जा रहा है, ऐसे चला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसके अंदर बहुत कम एंटर करता है, बहुत कम लाइंस अंदर एंटर कर पाती है। तो ऐसा मटेरियल क्या होता है? डायमैग्नेटिक। ठीक है, 0 से 1 के रेंज में, ऑलमोस्ट 1 के आसपास इधर जो मटेरियल होते हैं उनको पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मतलब वो वीकली सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे वो? वीकली सपोर्ट्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप समझ रहे हैं? देखो, आपका जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो 1 के आसपास है, थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। वीकली सपोर्ट्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 1 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा हमेशा उसका रिलेटिव परमिबिलिटी। तो देखो ना, ये 1 से ज़्यादा रहेगा अगर म्यू आर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली क्या होगा? सपोर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप सोचिए, मान लीजिए ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ए, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उसको ये हल्का सा अपने तरफ खींच लेगा, बोलेगा आओ हमारे तरफ से जाओ। तो इसके अंदर जो नेट फील्ड है, नेट मैग्नेटाइजेशन है, वो दूसरे मटेरियल्स की अपेक्षा थोड़ा सा क्या रहेगा? हमेशा बढ़ जाया करेगा। ये फील्ड को अपने से होके जाने देता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। और 1 से काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव परमेबिलिटी होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अब तुम ही बताओ कैसा होता होगा ये मटेरियल, अगर इसका म्यू आर बहुत बड़ा है 1 से, तो बोलिए। स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ। हाँ, ये स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा, it strongly supports the external magnetic field। मतलब ये तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसका मैग्नेटाइजेशन बहुत बढ़ जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये इक्वेशन है और ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एग्जाम्पल किसका कौन सा है, ये बुक से आपको खुद से देखना है, ठीक है, वो हम छोड़ रहे हैं। वो पैराग्राफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले में लेकिन पढ़ना आपको खुद से है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको 2 टाइप का मिलेगा, एक जो इट विल रिटेन द मैग्नेटिक
it will retain the magnetization even after the field is off, even after the field is withdrawn. अगर आप फील्ड हटा लेंगे तब भी उसमें मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसे मटेरियल्स का यूज़ परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए कर सकते हैं ना। जो मैग्नेटाइजेशन रिटेन करेगा उसी का ना परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे, सोचिए, ठीक है। हाँ, और एक मटेरियल होगा दे डू नॉट रिटेन द मैग्नेटाइजेशन व्हेन फील्ड इज विथड्रॉन। ये उतने ही देर के लिए स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे जितनी देर के लिए आप फील्ड रखते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन, ठीक है। सॉफ्ट आयरन जो है वो उतनी ही देर के लिए मैग्नेटाइज होगा जितनी देर आप उसको मैग्नेटाइज करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड रखेंगे, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, बहुत मिनिमम उसमें मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। तो ये 3 तरह के मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन है रिलेटिव परमेबिलिटी के बेसिस पे। ये फील्ड कैसे बिहेव करता है उसको बताएगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको निगेटिव बताया है ना, ये रिलेटिव परमिबिलिटी नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ से ये पता चल रहा है ना कि रिलेटिव परमिबिलिटी 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है, ठीक है ना। ये बात समझ रहे हैं। एक्चुअली इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसका नेगेटिव होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है। तो इसमें 1 प्लस आप करेंगे जब, तो ये 0 से जस्ट थोड़ा सा आगे चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये 0 से जस्ट आगे चला जाएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का 0 के आसपास ही रहता है पर पॉजिटिव रहता है, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये जस्ट 1 से आगे चला जाएगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, शिफ्ट इसका हो जाएगा फिर। हाँ शिफ्ट हो जाएगा +1 करके। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसका नेगेटिव होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का। तो जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 0 से जस्ट ऊपर होगा, ठीक है। बहुत कम रिलेटिव परमेबिलिटी होगा उसका, जबकि पैरामैग्नेटिक का 1 से जस्ट ऊपर होगा। ये वैल्यू 1 से जस्ट ऊपर हो जाएगी तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तो क्लियर है, उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बहुत बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली उसका रिलेटिव परमेबिलिटी भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था बताने। चलिए, ये थ्योरी बहुत आसान है। अब आप बुक से एक बार रीडिंग करेंगे, जस्ट नॉर्मल रीडिंग भी करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। और ज़रूर कीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ते हैं, उससे भी क्वेश्चन आता है, वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये आपको पढ़ना है। एक टेंजेंट कॉइल, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी होता है, गैल्वेनोमीटर, पर हम लोग को ये वाला ही पढ़ना है तो इसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए, इसमें क्या है कि जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, अभी नेचुरल लेंथ में, तो आप इसको जब कंप्रेस करते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाता है। जितना कंप्रेस करेंगे x, उतना kx टाइम्स ये फोर्स लगाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन। इसी तरह कॉइल्स होते हैं, कॉइल भी स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। क्या होता है, ये कॉइल है, ठीक है। तो इसको अगर ट्विस्ट किया जाएगा, ट्विस्ट मतलब मान लीजिए इसको आपने पकड़ के उल्टे दिशा में ऐसे खोलने की कोशिश की, या फिर और खींच के और टाइट करने की कोशिश की, होता है ना कॉइल वगैरह, तो खींचने की कोशिश करेंगे तो मान लीजिए आपने इसको इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में इधर इतना घुमा दिया, मतलब
थीटा एंगल ट्विस्ट कर दिया, ऐसे खींच के थीटा एंगल ट्विस्ट कर दिया, तो ये ना एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। क्या लगाएगा? उल्टे डायरेक्शन में ये एक टॉर्क लगाएगा। वो टॉर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। अपोजिट होगा इसलिए निगेटिव लिखते हैं। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लिखते थे ना, प्रोपोर्शनल टू -x, वैसे ही बिल्कुल कॉइल बिहेव करता है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह। तो वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा। तो ये जो टॉर्क है इसको क्या लिख सकते हैं? k टाइम्स थीटा। ये k को कहा जाता है टॉर्शनल कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट था, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। और इस स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग कॉइल है, स्प्रिंग के जैसा बिहेव करने वाला कॉइल है, इसी के साथ एक करंट कॉइल को कपल कर दिया गया। कपल कर दिया गया मतलब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, या ये घूम रहा है तो इसको भी घुमा रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसमें n टर्न्स है, एक टर्न तो होगा नहीं, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन, n टर्न्स है, a इसका एरिया है, ठीक है। ये एरिया हो गया, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, और इसको B मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये इसका एरिया वेक्टर है अंदर की तरफ, ठीक है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल है, ठीक है। तो आप याद रखिए इस कॉइल पर भी एक टॉर्क लगेगा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है किसी भी कॉइल पर? हम लोग कैसे निकालते थे? M क्रॉस B करके निकालते थे ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके आप टॉर्क निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ा है ना हमने पहले, हाँ। ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? आई ए होता है किसी एक कॉइल के लिए, और n टर्म्स हैं तो n आई ए हो जाएगा, क्रॉस B, ठीक है, क्रॉस B। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में जो एंगल है वो हमको अभी पता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए दोनों परपेंडिकुलर है, एरिया भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। इनिशियली ऐसा ही ले सकते हैं। जैसे देखिए ये कॉइल है, ऐसे करंट जा रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बताइए? अंदर की तरफ। अंदर के तरफ इसका एरिया वेक्टर होगा। और इस इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, मान लीजिए, मतलब इस कॉइल को इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, दो मैग्नेट लगा दिए, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है? बताइए तो। एरिया वेक्टर अंदर के तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में राइट साइड में, दोनों में कितना एंगल होगा? 90 होगा। 90 डिग्री। तो A क्रॉस B सिंपली क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा ना, हाँ। ठीक है। तो इसको हम 90 डिग्री लेकर के डायरेक्ट लिखते हैं NIAB, ठीक है। ये टॉर्क लगेगा इस पे मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, ठीक है। और इस टॉर्क, अब सोचो इसी कॉइल के साथ समहाउ बीच में एक कुछ मैकेनिज्म इमेजिन कीजिए जिससे ये स्प्रिंग भी जुड़ा हुआ है, जो ऊपर हम लोग टॉर्शनल स्प्रिंग पढ़ रहे थे वो। तो ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, घूमेगा ना, बोलिए, हम्म। ठीक है। अब ये दोनों अब
अब क्या होगा कि जितना ये इस पे टॉर्क लगेगा घूमने के लिए, उतना ही ये ट्विस्ट होगा और उतना ही इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू ये रही, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लग रहा है वो ये रहा, और दोनों जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि दोनों टॉर्क एक ही बॉडी पे लग रहा है, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, इसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि ये वाला टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क और इसको घुमाने वाला टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर। ठीक है, तो NIAB किसके बराबर कर देंगे हम लोग, K थीटा। देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे इस पे टॉर्क लगा ना, इस कॉइल को घुमाने के लिए टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस टॉर्क की वजह से ये कॉइल घूमेगा। ठीक है, अब वो कितना घूमेगा वो इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो टॉर्क है ये घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये वाला टॉर्क जो है एक्सटर्नल है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये टॉर्क लग रहा है, तो इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल हमारा करंट का कॉइल घूमा, करंट का कॉइल घूमा तो स्प्रिंग भी घूमा। अब आपको पता है कि आप जैसे जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे वैसे वैसे वो इधर फोर्स लगाएगा, और कब तक कंप्रेस कर पाओगे, जब तुम्हारे द्वारा लगाया हुआ फोर्स इसके बराबर ना हो जाए, है ना। जैसे मान लो हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको ढकेल रहे हैं, तो थोड़ा सा कंप्रेस जब होता है स्प्रिंग, तो वो 20 न्यूटन तुमको स्प्रिंग फोर्स दे के रेजिस्ट कर पाएगा, थोड़ा से में ही कर पाएगा कि थोड़ा दूर उसको चलना पड़ेगा। बताइए, कुछ, थोड़ा दूर जाना हाँ पड़ेगा। कुछ एक कंप्रेशन तो होना पड़ेगा ना, जब तक वो 20 न्यूटन ना हो जाए, मतलब कि x की वैल्यू जब तक 20 न्यूटन ना हो जाए तब तक तो ये मास अंदर की तरफ जाएगा ही ना। सोचिए, है कि नहीं। हाँ ठीक है, ठीक उसी तरह है ये कॉइल पे जो ये टॉर्क लग रहा है NIAB, इसके वजह से ये कॉइल और कंप्रेस होगा। ठीक है, ट्विस्ट होगा। वो कब तक ट्विस्ट होगा, जब तक वो इतना रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं दे दे। समझ में आई बात। एट इक्विलिब्रियम मतलब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया, मैक्सिमम ट्विस्ट थीटा। अगर ये करंट है, ये एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ये जो ट्विस्ट हम लोग निकाल रहे हैं ये उतना तक ट्विस्ट होगा जब तक वो इसके टॉर्क को बैलेंस नहीं कर दे। ये इमेजिनेशन सही में हो रहा है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है और कुछ नहीं है, बस ये रोटेट होता है और ये लीनियर है। समझ में आ रही है बात। हाँ ठीक है। ठीक है ना, और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये वो थीटा है जितना ये कॉइल ट्विस्ट होगा ही होगा अगर उसको इतना टॉर्क बैलेंस करना है तो। ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, NAB/K इंटू आई। मतलब ये जो ट्विस्ट आता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन द कॉइल के। ठीक है, आपने गैल्वेनोमीटर बना लिया, गैल्वेनोमीटर बना लिया फॉर अ गैल्वेनोमीटर, आपने गैल्वेनोमीटर बनाया करंट चेक करने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स अंदर में जो स्ट्रक्चर है गैल्वेनोमीटर का, क्या ये कॉइल आप रोज रोज चेंज करते रहेंगे कि कितना अंदर में कॉइल है वो रोज रोज चेंज होगा क्या, बताइए। ना नहीं होगा। अंदर में जितना बड़ा कॉइल कॉपर का बनाया गया होगा क्या वो रोज रोज चेंज होगा, वो भी चेंज नहीं होगा। फिर गैल्वेनोमीटर में अंदर में जो छोटा छोटा आप 2 मैग्नेट लगाए हैं जो मैन्युफैक्चरर लगाया है वो क्या चेंज होगा, नहीं वो भी नहीं। वो भी नहीं होगा। और अंदर में जो कॉइल लगाया गया है उसका टॉर्शनल कांस्टेंट क्या वो चेंज होगा रोज रोज, नहीं नहीं होगा। तो ये जो कांस्टेंट है NAB/K, ये पूरा का पूरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये पूरे गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट है, ये पूरे की पूरी टर्म कांस्टेंट होती है। मतलब कोई कॉइल कितना ट्विस्ट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नली अप्लाइड
करंट से। मतलब याद है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में आप यहाँ से बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते थे, ये करंट होता था, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है ना इस करंट के हिसाब से। तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का ये फुल स्केल है, ठीक है, ये 0 से लेकर के 10 मिली एम्पियर, ये कांटा है उसका 0 पर, ठीक है। तो मान लीजिए आई जो है वो 5 मिली एम्पियर है, तो ये कांटा इतना डिफ्लेक्ट होगा, इतना डिफ्लेक्ट होकर स्टॉप हो जाएगा। मतलब पता है बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा? बैकग्राउंड में ये करंट के वजह से ये टॉर्क लग रहा होगा कॉइल पे। इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए कॉइल जो है वो कुछ दूरी तक ट्विस्ट होगा, तो उसके वजह से उतना ही ट्विस्टिंग होता है, उतना ही ट्विस्टिंग होता है। ये देखो ये थीटा, ये समहाउ रिप्रेजेंट करता है ट्विस्टिंग को। ये गया 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 कॉइल ट्विस्ट हुआ, यहाँ तक ट्विस्ट हुआ, यहाँ पर ट्विस्ट होके क्या हो गया कि जो कॉइल का रिस्टोरिंग टॉर्क है वो किसके बराबर हो गया? मैग्नेटिक टॉर्क के। और इससे ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर का कांटा। तो आपको करंट का प्रेजेंस भी पता चल जाएगा और कितना करंट जा रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रही है बात? आप ये बात तो समझ रहे हैं ना कि कॉइल पे जब मैग्नेटिक टॉर्क लगता है उसी के वजह से हमारा ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कॉइल है, वो भी ट्विस्ट होता है। ये बात क्लियर है ना? हाँ ठीक है, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि दोनों कपल्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखो, अब इसमें बस एक मॉडिफिकेशन क्या है कि ये जो ट्विस्ट होता है ना, जब ये मुड़ता है तो यहीं पर से एक कांटा लगा दिया गया। पूरा फिगर सही नहीं बना पा रहे हैं, पर ये कांटा लगा दिया गया और ये रीडिंग बना दिया गया। कैलिब्रेशन जिसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? कैलिब्रेशन। स्केल बनाने को कैलिब्रेशन कहा जाता है। तो अब ये जितना कॉइल घूमेगा उतना ही ये कांटा घूमेगा, ठीक है, और आपको बताएगा कि किधर करंट कितना जा रहा है। समझ में आया थ्योरी इसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? हाँ आ गया। ठीक है, देखिए इससे एक क्वेश्चन है, अभी बना लेते हैं सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे है। इट हैज 100 टर्न्स। क्वेश्चन देख रहा है ना रवि? हाँ दिख रहा है। हैज 100 टर्न्स, एन पता चल गया 100। ईच टर्न हैज एन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया पता चल गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट इज 0.01 टेस्ला, बी भी दे दिया 0.01 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है अंदर में गैल्वेनोमीटर के। द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इज 0.05 रेडियन, थीटा दे दिया, रेडियन में ही रहेगा हमेशा थीटा, ठीक है। व्हेन अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट, करंट भी दे दिया आपको। नहीं रहेगा तो चेंज करेंगे। क्या नहीं रहेगा तो? हाँ नहीं थीटा रहेगा अगर तो चेंज करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो साइन कॉस नहीं यूज़ किया हुआ है, सिर्फ थीटा यूज़ किया हुआ है। तो एंगल जब भी अकेले अपीयर होगा तो किस में रहेगा वो? रेडियंस में, डिग्रीज में नहीं रहेगा। 10 मिली एम्पियर का करंट इससे पास किया जाता है। फाइंड द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर, सिर्फ के नहीं दिया हुआ है, बाकी सब दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या नहीं दिया हुआ है? सिर्फ के नहीं दिया हुआ, यही पूछा हुआ है आपको। थीटा है देखो 0.05 रेडियन, नंबर ऑफ टर्न्स था 200,
एरिया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.01 टेस्ला, करंट है 10 मिली एम्पियर, 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई के। HCV सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। देखो एक लाइन में बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा ना? हाँ ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं तो यही जो है ना, थीटा एंगल ट्विस्ट होकर के, खुद से ट्विस्ट होकर के ये करंट का प्रेजेंस बताता है। ठीक है, आप इस इक्वेशन से करंट जीरो कर दीजिए, टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। जब टॉर्क जीरो है तो कॉइल भी कुछ होगा, कंप्रेस वम्प्रेस होगा, ट्विस्ट करेगा। नहीं करेगा। जब ये ट्विस्ट नहीं करेगा तो ये नीडल मूव करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो गैल्वेनोमीटर आपको नो प्रेजेंस ऑफ करंट दिखाएगा। तो हम्म, गैल्वेनोमीटर का अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये कॉइल से कपल्ड हो, सॉरी, ये करंट कॉइल से कपल्ड होता है स्प्रिंग का कॉइल, स्प्रिंग कॉइल से कपल्ड होता है एक नीडल। ठीक है, नीडल स्केल पे कैलिब्रेशन कर दिया जाता है, जितना वो ट्विस्ट करेगा उस हिसाब से यहाँ पे वो दे दिया जाता है, मीटर दे दिया जाता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ चला गया? एक मैंने फ़ोटो डाउनलोड करके रखा था, बहुत अच्छा 3D फोटो था वो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के इंटरनल स्ट्रक्चर का। ओके, लेट अस सी डायरेक्टली। क्रोम में डाउनलोड में देख लीजिए ना। देख सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा, दिख जाएगा आराम से, शुरू में ही कहीं पे है वो। उसमें क्या है ना, अंदर का स्ट्रक्चर दिख जाता है कि कैसे कैसे वो काम कर रहा है। ये देखिए ये वाला फोटो, ये देखो, ये देखो, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये कॉइल है। ठीक है, जैसे ही इसमें नीचे से कहीं से कनेक्शन बनाया हुआ होगा, ऊपर से नीचे से कहीं से कनेक्शन बनाया हुआ करंट भेजने के लिए, तो जैसे ही इसमें करंट जाएगा, ठीक है, तो इस पर टॉर्क लगेगा M×B करके, मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह चेंज होगा उसके अक्रॉस, और इस पर टॉर्क लगेगा। तो इस टॉर्क से डायरेक्टली कपल्ड है, देखो ये वाला, ये कॉइल स्प्रिंग दिख रहा है ना ऊपर में। हाँ दिख रहा। ठीक है, तो ये ट्विस्ट होता है, ये उसको रोकता है। ये ट्विस्ट होगा, ये भी ट्विस्ट होगा। तो इसमें जितना टॉर्क डेवलप हो रहा है, अगर ये उतना ट्विस्ट भी हो गया तो ये उसको रोक लेगा। पर जितनी देर के लिए ये घूमा, इसी से एक नीडल लगा के हमने स्केल पे डाल दिया, तो पता चल जाएगा ना कि वापस अपने स्टेट में आने से पहले कितना घूमा था। समझ रहे हैं? ये कॉइल स्प्रिंग सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि ये फिर से अपने ज़ीरो पोजीशन पे आ सके। ये ट्विस्ट उतना हो जाएगा, और उसी ट्विस्टिंग से हमने यहाँ पे कैलिब्रेशन कर दिया कि कितनी ट्विस्टिंग के हिसाब से कितना मिली एम्पेयर का करंट जा रहा है, उस हिसाब से हमने स्केल बना दिया। ठीक है, तो कैसे काम करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आई होप ये समझ में आ गया होगा। मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन आता ही है, या तो थ्योरी से आ सकता है या तो न्यूमेरिकल दे सकता है 2-3 मार्क्स का, दोनों भी दे सकता है। ठीक, इसकी थ्योरी क्लियर हो गई ना? हाँ
देखो मैं एक वो बता देता हूँ, अर्थ का मैग्नेटिज्म, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने 2 मेरिडियन आपको बताया था, अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, हम इस पॉइंट पे हैं, तो इस पॉइंट से आप सेंटर ऑफ अर्थ को मिलाएंगे तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या होता है, यही होता है ट्रू वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन यही ना होता है किसी भी आदमी के लिए। जैसे अर्थ पे कोई यहाँ पे खड़ा है तो वो ऐसे ही ना खड़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि उसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन ये हो जाएगा। कोई यहाँ पे खड़ा है तो ऐसे रहेगा, क्योंकि उसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन ये है। कोई इधर खड़ा है तो वो ऐसे रहेगा, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। बाहर से देखने वाले को लग रहा है कुछ उल्टा सीधा, पर स्पेस में उल्टा सीधा का कुछ कॉन्सेप्ट होता है क्या? इसमें से कोई पोजीशन कह सकते हैं कि उल्टा है और सीधा है? बताओ। हम लोग जब अंटार्कटिका पे जाते हैं तो हम लोग ऐसे खड़े होते हैं, पता है ना आपको? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ ठीक है, तो वर्टिकल जो है वो वर्टिकल सेंटर ऑफ अर्थ से ज्वाइन करके बनाया जाता है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया इस शहर का, जो भी यहाँ पे शहर हो, और इसी के टेंजेंट जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मान लीजिए अंदर में आपको मैंने बताया था कि अर्थ का डाइपोल है ना, किसी एंगल पे, तो ये नॉर्थ है और ये उसका साउथ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे? तो यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा और ऐसे करके चला जा रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं इसका, एक जो इस पॉइंट पी से गुजर रहा है, ठीक है। पूरा नहीं बना रहे हैं, बस एक पार्ट बनाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है यहाँ पे, ये पी पे जो भी शहर यहाँ पे लाई कर रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, एक मिनट रुके। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इधर से आ रहा होगा, ठीक है, और इधर साउथ में वो आकर के मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आता है ना ये बात? पहले भी मैंने ये बताया है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हाँ ठीक है, तो कहीं पर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको मैंने ऐसा बना लिया है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लिया। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, वो ये नॉर्थ से साउथ जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, टेंजेंशियल इधर होगा, कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हो गया बी। अब देखिए ज़रा, इस मैग्नेटिक फील्ड का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एच और ये वर्टिकल कंपोनेंट है वी, है ना? बोलो, है? बताइए। हाँ तो इस प्लेस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और ये वाले को वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब मोस्टली आपको क्या रहेगा, जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे? देखो,
ये जो नॉर्थ साउथ है ना, इसको बस पलट दीजिए आप थोड़ा सा, वो कॉन्सेप्ट एक समझाना है, उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब इस तरफ से इस तरफ जाएगा, जाएगा ना, बोलिए। मतलब पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? कौन सा होगा इन दोनों में से मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला या ये वाला? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसी में टेंजेंशियल होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। अब ध्यान दीजिए, जो थ्योरी आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये आपको वर्टिकल डायरेक्शन 90 डिग्री पे। तो का मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का बी, ठीक है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, ये जो एंगल बनाया इसको एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसे क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसको एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन बोला जाता है। ठीक है, थीटा से इसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल थीटा कितना रहा होगा, ये एंगल फॉर एग्जांपल मान लीजिए 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 30 डिग्री देने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है 30 डिग्री। अगर थीटा -30 डिग्री दिया हुआ है मतलब इसका क्या होगा, ऊपर की तरफ पॉइंट कर ऊपर की रहा तरफ 30 डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब नीचे की तरफ। नोमेनक्लेचर है डिप, डिप मतलब नीचे की तरफ डिप करना। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ये मैग्नेट एंगल ऑफ डिप का मतलब हुआ, या इंक्लिनेशन का। तो आप ये समझिए, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम h दे देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट का नाम v दे देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, b cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, b sin थीटा। और v/h कितना हो जाएगा, tan थीटा। ये तीनों चीज़ समझ गए, सिंपल ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा अगर कि एट अ प्लेस, एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी प्लेस पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इतना है 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, और इंक्लिनेशन जो है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो वह उस लोकेशन पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, आप सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे, ये पॉइंट पी है, तो ये उसका ये वहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी। ठीक है, अब ये बी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है ये दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो बी कॉस थीटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया और थीटा दे दिया, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकल जाएगा, बोलिए। हाँ। यही आया था क्या, ऐसा ही? नहीं, कुछ और था, याद नहीं। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन का वीडियो भी बना के मैंने डाला है, एरोप्लेन का एक क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, वो एरोप्लेन वाला ही था शायद। एरोप्लेन वाला ही था, तो उसमें थोड़ा सा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी लगाना है, वो भी मैं पढ़ाऊँगा। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन। एक एंगल मैंने आपको बताया था डिक्लिनेशन क्या होता है, डिक्लिनेशन डेल्टा, ये कोई और एंगल है। ये कौन सा एंगल है देखिए,
ठीक है, ये जो एक्सिस है ये मान लीजिए जोग्राफिकल सेंट्रल एक्सिस ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ अर्थ मतलब ये नॉर्थ होगा और इस तरफ साउथ होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्लेस है पॉइंट पी, ये कोई शहर है, तो इस शहर को कंटेन करते हुए हम यहाँ से एक प्लेन ले लिए हैं, ठीक है। ये प्लेन जो है वो इस शहर से गुजर रहा है, तो इस शहर से गुजरने वाला ये जो प्लेन है इसको क्या बोला जाता है, उस प्लेस का ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं ना। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये उसका लॉन्गिट्यूड हो जाएगा ना। इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं, बस हाँ हम कर लो। हाँ अर्थ को काट दिए बीच से, ऐसे स्लाइस कर दिए, ठीक है, ताकि ये सिर्फ इसको देख सकें। तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन बना, ये वाला प्लेन, यही मैंने इससे दिखाया, इस प्लेन को इसका ज्योग्राफिक मेरिडियन बोला जाता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये इसका ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया, लेकिन यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखिए यही एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस नहीं है, मैग्नेटिक एक्सिस एक एंगल पर है, ठीक है। तो ये जो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से गुजर रहा होगा इस पॉइंट पी से, इमेजिन कीजिए ये वाला फील्ड लाइन गुजर रहा है, ठीक है। और ये इस प्लेन में नहीं है जिस प्लेन में मैंने फोटो बना दिया, ठीक है, इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। जो मैंने ये फ़ोटो बना दिया है स्क्रीन पे, ये इसी प्लेन में नहीं है, बल्कि इमेजिन कीजिए ये इस प्लेन में लाई करता है, ठीक है। ये प्लेन हमारी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा एंगल बना के है ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डिलीट कर रहा हूँ। इमेजिन कीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन था जो मैंने बनाया था अभी, ये वाला, ये इस पॉइंट से ऐसा एक प्लेन गुजर रहा है, इसमें लाई करता है ये मैग्नेटिक फील्ड, इस वाला, ठीक है। तो ये वाला प्लेन को आप क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच में, इस वाले प्लेन में और इस वाले प्लेन में देखो ये एंगल बन रहा है ना। दो कॉपी हैं, एक ऐसे स्क्रीन पे रखा हुआ है और एक ये आउट ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है, नॉट परपेंडिकुलरली, बस थोड़ा सा। तो ये जो एंगल बन रहा है ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, यही एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, इसको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहा जाता है, ठीक है। जो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन में क्या लाई कर रहा है, लॉन्गिट्यूड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बताइए। ज्योग्राफिक लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लाई कर रहा है, और ज्योग्राफिक मेरिडियन में ज्योग्राफिकल सेंट्रल एक्सिस लाई करेगा या मैग्नेटिक सेंट्रल एक्सिस, ये जो ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल सेंट्रल एक्सिस, तो ज्योग्राफिकल सेंट्रल एक्सिस और लॉन्गिट्यूड इन दोनों को ज्वाइन करने वाला प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस में मिलेगा आपको, इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मतलब ये प्लेन से ऐसे पॉइंट पी से गुजर रहा है, लेकिन वो इस प्लेन में लाई कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये मैग्नेटिक सेंट्रल एक्सिस भी इसी के लाइन में लाई करता है, ये देखिए ये मैग्नेटिक सेंट्रल एक्सिस हो गया, ये भी इसी प्लेन में लाई करता है। तो मैग्नेटिक सेंट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी प्लेस से जो गुजरता है, इन दोनों को कंटेन करने के लिए अगर आप एक पेज लेंगे तो ये पेज जो होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, डेल्टा, ठीक है। और एक चीज बता दें यहीं पे, सिग्नल ठीक है ना, हेलो, हाँ
ठीक है, वो लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। ओके, अब देखो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बी दिखाते हैं हम, वो किस में लाई करेगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन में कि मैग्नेटिक मेरिडियन में? किसी की जैसे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दिखाते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ना, इसमें किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं पूछ रहा हूँ कि तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आप हाँ, बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वो किस प्लेन में लाई करेगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन में कि मैग्नेटिक मेरिडियन में? मैग्नेटिक में। मैग्नेटिक मेरिडियन में ऑब्वियसली। तो मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ। तो यही एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आई होप ये दोनों एंगल क्लियर हो गया होगा, हाँ, ठीक है। डेक्लिनेशन अलग है, डेक्लिनेशन दो प्लेन्स के बीच में है, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, जबकि इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है और हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ वाला एंगल होता है, ठीक है। देखो, ये ईस्ट है, ऑब्वियसली ये वेस्ट होगा, ये साउथ है, उधर की तरफ नॉर्थ, ये जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड्स, और ये जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड्स, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन मैं बना रहा हूँ, अब बताइएगा सही है कि नहीं। सही है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बोलिए, हाँ, है ना। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से हम ऐसे नीचे की तरफ लाइन जो बनाएंगे वो वर्टिकल होगा, हाँ, ठीक है। तो यही हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बी एच, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट होता है बी वी, और इन्हीं दोनों वेक्टर्स का समेशन क्या हो जाएगा, बी। बी। और ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डिप बी। या फिर इंक्लिनेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है Q, इसको मैं ईस्ट की तरफ भेज रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। तो आप मुझे बताइए, ड्यू टू बी एच इस पे फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज पे, और किधर, ये उसका स्पीड है, वेलोसिटी है इधर। ड्यू टू बी एच मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, जीरो। नहीं लगेगा, ज़ीरो लगेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में। ड्यू टू बी वी मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से किधर किधर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? क्यू भी बी वर्टिकल। क्यू वी बी वी किधर लगेगा फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट करके बताइए।
बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से बताओ, पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट समझते हो कि नहीं। डायरेक्शंस क्रॉस प्रोडक्ट करना है बस, इतना देर क्यों लग रहा है। वी क्रॉस बी किधर आ रहा है थंब? नॉर्थ में आ रहा है। नॉर्थ में आ रहा है, सही आ रहा है, घबराइए मत। नॉर्थवर्ड्स फोर्स लगेगा। इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस चार्ज पे, नॉर्थवर्ड्स। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो किधर फोर्स लगता? बोलो। अरे इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव साइन ही ना आएगा। ई वी हाँ बी वी, नेगेटिव साइन मतलब जो डायरेक्शन आप निकाल रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट। अपोजिट। नेगेटिव साइन और करता क्या है साइंस में? तो जो पॉजिटिव चार्ज पे नॉर्थवर्ड्स फोर्स लग रहा था, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा, साउथवर्ड। साउथवर्ड्स। ये चीज़ अगर आप समझते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, अगर आप मूविंग चार्जेस पे फोर्स समझते हैं तो। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन जो है वो कराया हुआ है, वीडियो उसका देखिएगा, ठीक है। आगे और पढ़ूँ? नहीं आज घर जाना है। ओके आज हो गई। ठीक है ठीक है। चलो ये नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पहले शुरू के 5 चैप्टर्स जो हैं उसमें अब कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप आराम से सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, कोई भी टॉपिक खोल के बुक से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से, इवन आर एस सॉरी एच सी वर्मा से। एच सी वर्मा में भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एच सी वर्मा में बस एक मैग्नेटिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट है, पर वो एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, तो अभी वो छोड़ देते हैं, वो लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। आप ठीक। आप आराम से जितना बताया गया है उतना रिवाइज करिए, इसके बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करेंगे। लीव कर दीजिए।